जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं रिच डैड पुअर डैड का 10वां अध्याय, जिनका शीर्षक है और ज्यादा चाहिए। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। इस शीर्षक पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी थॉट होंगे इस बुक के बारे में सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये लास्ट अध्याय है, इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण बारीकियों को ध्यान से सुनिए। मैं बिना देरी करते हुए इस बुक को शुरू करता हूँ। हो सकता है कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट ना हो। नजर में यह फिलोसफी है और ज्यादा है और इसमें काम की बात कम है। मैं यह मानता हूं कि फिलोसफी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम की बातें हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दे। दूसरे शब्दों में अवकाश ले और यह आकलन करे कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज करते चले जाए और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो पा रहा है वह करना बंद कर दे और कुछ नया करने का खोज करे। नए विचारों की तलाश करे। नए निवेशों के विचारों के लिए पुस्तक में की दुकानों में जाता हूं और अलग अलग और अनूठे विषय पर पुस्तक ढूंढता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूला का नाम देता हूं। मैं कैसे करें पुस्तक उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूं जिसके बारे में कुछ भी जानता ना हो। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में जोएल मोस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी है। मैंने वह पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली है। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते हैं या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसीलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाए और उनसे टिप ले। व्यवसाय की बारीकियां समझे। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस और मैंने वहां पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को खोजा है। मैंने यह पाया है कि वह इनमें निवेश करती है। तत्काल ही मैंने उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि इसे कैसे करना है
और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादें को पा लिया और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूं। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग ले और टैप खरीदे। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं के बारे में खोजता रहता हूं। इनमें से कई तो मुफ्त होती है या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूं उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में जाता हूं। मैं इसीलिए अमीर हूं और मुझे इसीलिए नौकरी करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रम में भाग लिया। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूं। वे आज भी वही कमा रहे हैं एवं काम कर रहे हैं। हमेशा ऑफर देते रहे। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूं तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूं और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते हैं कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो यह भी नहीं जानता कि यह तो रियल एस्टेट का काम है। वे ऑफर का आंकड़ा देते हैं, मैं यथासंभव कम से कम करता हूं। मेरे एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गया और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिक द्वारा मांगी गई कीमत से आधा का ऑफर दे। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनसे हिसाब से यह बदतमीजी होती है और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है, परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट इतना कठोर शर्म करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही है। आप नहीं जानते हैं सही कीमत क्या है जब तक कि सौदे करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। यह दुर्लभ ही है कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते हैं उन्हें यह समझ में नहीं होती है कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीजों का स्वागत किया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सुअरों का भी ऑफर दिया होता तो मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं बल्कि इस बात से कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सुअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह का खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मजेदार है और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मजेदार और केवल एक खेल है। ऑफर देते रहे, कोई तो कभी हाँ कहेगा। और हमेशा अपने ऑफर में बचाव का वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में हमेशा ऑफर में यह लिखता हूँ,
कि बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं यह कभी नहीं बताता हूं कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरे बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं। मैं अजीबो गरीबो व्यक्तित्व इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप यह जान सके कि यह खेल कितना आसान है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह है। आपको बाजार में जाना जाता है और बहुत तेजी से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं, स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते हैं, परंतु जब तक आप सिंडी कॉमफ्रेड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाए, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाए, खोजे, ऑफर दे और स्वीकार करे, सौदेबाजी करे और स्वीकार करे। यह जिंदगी में हर चीज़ों के बारे में दोहराई जाने वाली प्रतिक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदे और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भांप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसीलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं निवेश करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे परिवर्तन को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भांप लेता हूं जो वहां काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने वाले के लिए बहुत इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूं और आते हुए ट्रकों पर भी निगाहें लगाए रखता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूं। मैं पोस्टमैनों से भी बात करता हूं। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूं, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूं कि सुधार के लक्षण कहां नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर्स से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूं कि वे इस इलाके में क्यों आए। इसके लिए महीनों से कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब बात करता हूं जब मैं कसरत कर रहा होता हूं या इसे इस तरह से कोई दूसरा काम कर रहा होता है, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह भी पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो या स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो
नया घर हो, नया जीवन साथी हो, लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बोगैंगिंग हो, प्रक्रिया लगभग वही रहता है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और उसके बाद आपको उसे तलाशने होते हैं। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाता है। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम रियल एस्टेट $1,00,000 में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट के ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक को फोreclosure डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं और न ही समय है, इसीलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं तो पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, और मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लान ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसीलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जमीन खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसीलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोग को बड़े अवसर नहीं मिलते हैं। इसीलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वो ऐसा केवल इसीलिए करता है क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हैं तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटराइज खरीदने थे तो मैंने अपने से बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करे या फिर काम ही ना करे। इतिहास से सीखे। स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। सक्रियता
हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए कुछ ही चीजें हैं जो मैं करता आया हूं और अब भी कर रहा हूं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाए अभी से ही। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल नकुल मलखान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।